टेक्नोराइज में स्वागत है दोस्तों आप लोगों का। दोस्तों आज हम चैप्टर नंबर 5 की तीसरी वीडियो लेकर आए हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम ट्रैक क्वालिटी इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रैक क्वालिटी इंडेक्स एक पैरामीटर है हमारे ट्रैक का, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है ट्रैक क्वालिटी इंडेक्स। जिस तरीके से आप देख रहे हैं दोस्तों स्क्रीन पर, ट्रैक क्वालिटी इंडेक्स पैरा नंबर 512 में मैनुअल में दिया गया है। कैसे डिफाइन करता है मैनुअली से, इसे जरा देख लेते हैं। TQI यानी ट्रैक क्वालिटी इंडेक्स इज प्रिस्क्राइब फॉर ओवरऑल असेसमेंट ऑफ ट्रैक क्वालिटी फॉर IR रूट्स, यानी कि हमारे ट्रैक की ओवरऑल क्वालिटी को दर्शाता है। यानी ट्रैक क्वालिटी इंडेक्स एक वैल्यू होगी जिससे हमें अंदाजा लगेगा कि हमारा जो पर्टिकुलर ट्रैक है किस तरीके से है। इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। इसमें 4 स्पीड बैंड्स है, यानी हमारे जो 4 हमारे अलग अलग कैटेगरी ऑफ रूट्स है, रूट ए, रूट बी, रूट सी, रूट डी, उनके बारे में कहा जा रहा है कि कैटेगराइज जो किया गया है तो ओवरऑल असेसमेंट के लिए है। The TQI could be worked out by expressions given below। यानी दो एक्सप्रेशन है, ए बी, ये दो अलग अलग तरीके हैं जिससे हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तीसरा जो है सी भी है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पहले एबीसी क्या है, तो इसे हम कभी रीड कर लेते हैं। द TQI यानी ट्रैक क्वालिटी इंडेक्स कुड बी वर्कड आउट बाय एक्सप्रेशंस गिवन इन ए, यानी कि शॉर्ट कॉर्ड के बारे में बात हो रही है। एक तो TQI शॉर्ट कॉर्ड से मिल सकता है, किसके लिए है शॉर्ट कॉर्ड का, ऑल स्पीड, कोई भी स्पीड होने दो शॉर्ट कॉर्ड से आपको मिल जाएगी। इसको हम लोग TQI-S कहते हैं, यानी ट्रैक क्वालिटी इंडेक्स फॉर शॉर्ट कॉर्ड एज वेल एज लॉन्ग कॉर्ड फॉर स्पीड्स मोर देन 100 kmph, यानी कि लॉन्ग का TQIL दिस इज वैलिड ओनली फॉर स्पीड मोर देन 100 kmph, यानी जिन रूट पे स्पीड 100 kmph से ज्यादा है तो वहां पे ट्रैक क्वालिटी इंडेक्स L निकाला जा सकता है। फॉर्मूला आपके सामने। इसी तरीके से एडिशनली अ कॉम्पोजिट TQI यानी कि CTQI भी बोल सकते हैं, composite track quality index, this is again for speed more than 100 kmph only, can also be calculated। तो ये हमारा इसके लिए TQI-C हो गया। तो ये जो है ये अलग अलग तरीके हैं हमारे ट्रैक का क्वालिटी को असेस करने के लिए। आप देखिए फॉर्मूला इन सब के लिए दिया हुआ है, उसमें हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। UN1 होता है अनइवननेस फॉर ऑन शॉर्ट कॉर्ड, ठीक है, अनइवननेस इंडेक्स फॉर शॉर्ट कॉर्ड। UNI1 यानी अनइवननेस फॉर लॉन्ग कॉर्ड, अनइवननेस इंडेक्स फॉर लॉन्ग कॉर्ड। इसी तरीके से AL1 अलाइनमेंट इंडेक्स फॉर शॉर्ट कॉर्ड, अलाइनमेंट इंडेक्स फॉर लॉन्ग कॉर्ड। तो TQS या क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट कॉर्ड की बात हो रही है तो उसके अंदर ये एवरेज है अनइवननेस इंडेक्स एंड अलाइनमेंट इंडेक्स के एवरेज का, हो गया शॉर्ट कॉर्ड का TQS। इसी तरह लॉन्ग कॉर्ड का क्या है, अनइवननेस इंडेक्स फॉर लॉन्ग कॉर्ड, अलाइनमेंट इंडेक्स फॉर लॉन्ग कॉर्ड का एवरेज, बट इसके लिए क्या क्या है, स्पीड 100 kmph से ज्यादा की होनी चाहिए, उसी के लिए कैलकुलेट किया था। इसी तरीके से TQI-C यानी कॉम्पोजिट ट्रैक क्वालिटी इंडेक्स, ये अगेन स्पीड मोर देन 100 kmph के लिए है। ये जो है एवरेज है अगेन किसका, अनइवननेस इंडेक्स शॉर्ट कॉर्ड, अलाइनमेंट इंडेक्स शॉर्ट कॉर्ड, अनइवननेस इंडेक्स लॉन्ग कॉर्ड, अलाइनमेंट इंडेक्स लॉन्ग कॉर्ड, इन सब का एवरेज करके हमको CTQI मिल जाएगा। तो ये जो वैल्यूज हैं इनसे हमको अंदाजा हो जाएगा कि हमारा ट्रैक किस कैटेगरी में है, क्या उसकी क्वालिटी है, उसके मेंटेनेंस लेवल की क्या क्वालिटी है। यानी कि TQI वैल्यू जो है वो दर्शाती है कि हमारा ट्रैक किस कैटेगरी में आता है। आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर एक बात क्या की है, द TQI वैल्यूज बेस्ड ऑन अबव एक्सप्रेशन, यानी A, B या C किसी से भी आप निकालेंगे, दीज आर ओनली एन इंडिकेटर। क्या है, सिर्फ इंडिकेटर, एक अंदाजा हमको रफ जजमेंट देता है। एक्चुअल मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक TQI वैल्यू पे नहीं की जाती है, ये सिर्फ हमें दर्शाएगा कि हमारा ट्रैक किस दर्जे का है, लेकिन ये जस्ट इंडिकेटर है। एक्चुअल ट्रैक मेंटेनेंस के लिए क्या कहा है, एक्चुअल ट्रैक मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक शैल बी प्लान, क्या बेसिस पे, दो चीजें हैं यहाँ पे,
on the basis of standard deviation value and on the basis of peak value for different track parameter। ये हमको अगले आने वाले चैप्टर्स में देखने को मिलेगा कि स्टैंडर्ड डिविएशन बेस पे क्या वैल्यू है, पीक वैल्यू क्या है, उसके बेसिस पे ट्रैक पैरामीटर कैसे करना आपको आगे देखने को मिलेगा। तो मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। ये हो गया दोस्तों हमारा जो है ट्रैक क्वालिटी इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा एक आपको आइडिया मिल गया यहाँ पर इसके बारे में क्या चीज है। अब हम आगे बढ़ते हैं ओएमएस के बारे में। ओएमएस इज नथिंग बट ऑसिलेशन मॉनिटरिंग सिस्टम। इसके बारे में क्या कहता है हमारा मैनुअल, पैरा 513। दिस इक्विपमेंट मेजर्स द track performance by measurement of vehicles response in terms of vertical and lateral acceleration। यानी OMS का काम क्या है, to record vertical and lateral acceleration। ये काम है हमारे OMS का, ठीक है। तो जो व्हीकल में लगा रहेगा तो उसमें जो है व्हीकल का रिस्पांस जो है रिकॉर्ड किया जाता है इसके अंदर। द रियल टाइम आउटपुट ऑफ द इक्विपमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू ऑफ पीक्स एक्सीडिंग द लिमिटिंग वैल्यू। जो लिमिटिंग वैल्यू रहेगी उससे ऊपर एक पर्टिकुलर डेटम वैल्यू होगी, उस वैल्यू के ऊपर कितना जा रही है पीक, उसके ऊपर जो है हमारा आउटपुट मिलता है। एंड बेस्ड ऑन इट्स लोकेशन एंड राइड इंडेक्स को आरआई भी कहते हैं, ठीक है। ये जो डेटा आपको वर्टिकल एक्सेलरेशन लैटरल एक्सेलरेशन दोनों के लिए ही मिलता है, ठीक है। OMS में होता क्या, the OMS equipment used for oscillation monitoring uses a portable accelerometer and transducer converting the oscillation into electrical signals which can be recorded electronically and processed। तो OMS equipment used should preferably be GPS enabled। देखिए अभी इसको मैं थोड़ा सा इजी भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि OMS क्या है। आपने अगर देखा भी होगा, आप अक्सर लोगों ने देखा होगा कि ओएमएस जो एक हमारा एक ब्रीफ केस के साइज का एक बैग होता है, उसके अंदर एक डिवाइस होता है जिसे हम कहते हैं एक्सीलरोमीटर। उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, एक्सीलरोमीटर। पोर्टेबल एक्सीलरोमीटर यानी कि कहीं पर भी कैरी, जैसे ब्रीफ केस को आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं, तो वैसे ही ये जो है पोर्टेबल है, कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। तो ये ओएमएस में एक एक्सीलरोमीटर और दूसरे ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। तो एक्सीलरोमीटर्स क्या करते हैं, एक्सीलरेशन को रिकॉर्ड करते हैं। जो वर्टिकल एक्सीलरेशन लैटरल एक्सीलरेशन होते हैं, वर्टिकली और लैटरल एक्सीलरेशन को रिकॉर्ड करते हैं। एंड ट्रांसड्यूसर्स क्या करते हैं, उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हमें जो है कुछ वैल्यू स्पीक की मिलती है, तो जिसको हम जो है इंटरप्रेट करके ट्रैक का मेंटेनेंस करते हैं। तो यहाँ पर मैनुअल कहता है तो ओएमएस इक्विपमेंट जो हम यूज करते हैं शुड प्रेफरेबली भी जीपीएस इनेबल। जीपीएस इनेबल होने से फायदा क्या होगा, आपको रियल टाइम लोकेशन कहाँ पर ट्रैक में खराबी है, एक्चुअल लोकेशन पता चल जाएगी। अगली बात क्या है, ओएमएस इक्विपमेंट शाल बी केप्ट। कहाँ रखना ओएमएस इक्विपमेंट को, दे दीज इक्विपमेंट शाल बी केप्ट in the rearmost coach of the fastest train in the section। कहाँ रहेगा, जो हमारी जो ट्रेन होगी, जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन होगी, उसके सबसे आखिरी वाला जो डब्बा होता है, जो आमतौर पर हमारा गार्ड का डब्बा भी हो सकता है या उसके पहले वाला भी होगा, जो उसके अंदर जो रियर मोस्ट कोच में रखना है। या तो फिर कोई एक डेडिकेटेड कोच हो ओएमएस चलाने के लिए, उसके अंदर रखा जाए, ठीक है। लेकिन क्या होगा, विच विल बी अटैच्ड एज अ लास्ट व्हीकल टू द फास्टेस्ट ट्रेन इन द सेक्शन। यानी कि एक तो ये हो सकता है कि जो आपके सेक्शन की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, उसके आखिरी डिब्बे में माउंट कर दिया जाए। या फिर अगर हमारे पास कोई एक कोच है जिसमें हमने ओएमएस को माउंट कर रखा है, तो उसे क्या किया जाए, सबसे फास्टेस्ट ट्रेन के लास्ट व्हीकल में लगा दिया जाए। OMS इक्विपमेंट को लगाना किधर है, तो OMS इक्विपमेंट शैल बी केप्ट ऑन द कोच फ्लोर एज क्लोज टू द बोगी पिवट। बोगी का जो पिवट होता है, एक कोच, एक जो हमारा ये होता है कोच होता है, उसके अंदर दो ट्रॉली होती है, यानी दो बोगी होती है, तो दो बोगी पिवट होती है। तो इनमें से किसी में भी बोगी पिवट के करीब से करीब रखने की कोशिश करना चाहिए ऑन द फ्री एंड ऑफ द कोच। देखिए अभी उन्होंने कहा ना लास्ट कोच, तो इसका मतलब क्या है, समझो ये हमारी कोई ट्रेन है, हमारी सेक्शन में कोई एक ट्रेन है, डब्बे वगैरह नहीं बना रहा हूँ, जस्ट एक लॉजिक। अगर इसके अंदर मुझे ओएमएस लगाना है, तो या तो वो कह रहा है कि आखिरी डब्बे में लगा दो,
या तो वो कह रहा है ये तो हमारी ट्रेन की डायरेक्शन हो गई, या तो आखिरी डिब्बे में लगा दो, या वो ये कह रहा है कि आपकी जो ट्रेन है उसके आखिरी हिस्से में लगा दो। या अगर डेडिकेटेड कोच है हमारे पास, हम क्या करेंगे, आखिरी हिस्से में इसके माउंट कर देंगे कुछ इस तरीके से। सॉरी, इस तरीके से आपने इसको लगा दिया। ओके, तो ये कह रहा है क्यों, क्योंकि इट शुड बी ऑन द फ्री एंड ऑफ द कोच। जब गाड़ी आएगी तो सबसे लास्ट का एंड जो होगा वो फ्री होता है, तो उसको कोच पे लगाना चाहिए, लास्ट कोच फ्लोर पे लगाना है, बोगी पिवट के करीब से करीब, और फ्री एंड ऑफ द कोच, कोच के फ्री एंड की तरफ लगाना है। The stored data should be updated और uploaded इन टीएमएस। जो भी डेटा आपको ओएमएस का रन का मिलेगा, इसको क्या करना है, इट हैज टू बी अपलोडेड इन टीएमएस फॉर एनालिसिस एंड मेंटेनेंस प्लानिंग। इसके आधार पर हम मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जरा हमने इसके पहले टीआरसी पढ़ा था, तो दोस्तों मैं टीआरसी और ओएमएस के अंदर एक छोटा सा बेसिक फर्क आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब अभी मैंने डिस्कस किया तो आपने क्या देखा कि हमारे सेक्शन की जो फास्टेस्ट ट्रेन के सबसे लास्ट के डिब्बे में लगाना है, या अगर कोई डेडिकेटेड कोच में है तो जो सबसे तेज गाड़ी होगी उसके आखिरी में एज अ लास्ट व्हीकल लगाना है। ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन दोस्तों इसमें होता क्या है कि जिस व्हीकल के अंदर आपने ओएमएस लगाया हुआ होगा, अगर उसका वेहिकुलर जो अंडर सस्पेंशन वगैरह उसके अंदर कोई कमी पेशी होगी, तो उसका जो डिफेक्ट होगा वो भी हमें जो है ओएमएस के अंदर दिखाई देगा, और हमें लगेगा कि वहां पर हमारे ट्रैक में डिफेक्ट है। जो कि हो सकता है कि वहां पर ट्रैक में डिफेक्ट ना हो, लेकिन व्हीकल के अंदर व्हीकुलर डिफेक्ट उसमें एड अप हो जाता है। तो जहां पर भी हमारे ट्रैक में खराबी होती है, वहां पर उस व्हीकल की भी खराबी, तो वो ज्यादा एम्पलीफाई होके हमको दिखता है। दैट इज व्हाई व्हाट वी प्रिफर इज ओएमएस तो हमको डिवीजन में चलाना ही है हर महीने, लेकिन हम प्रिफर करते हैं कि जो टीआरसी जो चलती है तो उसके रिजल्ट को हम ज्यादा रिलायबल मानते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ओएमएस। ओएमएस कब कब चलाई जाए, इसका मतलब ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ ओएमएस पैरा नंबर 514 हमारा जो है उसके अंदर दिया हुआ है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओएमएस, तो इसके बारे में जरा देख लेते हैं। रूट्स हैविंग स्पीड अबव 100 kmph एवरी 1 month। अगर स्पीड सेक्शन की 100 kmph से ज्यादा की स्पीड का रूट है तो हर महीने में ओएमएस हमें चलानी होगी। और अदर रूट्स यानी इसके अलावा जिनमें 100 kmph से ज्यादा स्पीड नहीं है, उसके लिए 2 महीने में एक बार। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ओएमएस रिकॉर्डिंग हो गई। ठीक है, अब उनका जो है डेटा जो आपको जो है डिफेक्ट वगैरह मिलता है उसके बारे में क्या कहता है मैनुअल, पैरा 515 रिकॉर्डिंग और डिफेक्ट। टू असेस द ट्रैक क्वालिटी, यानी ट्रैक की क्वालिटी को असेस करने के लिए यहाँ पे हमको क्या मिलेगा ओएमएस में, दो चीजें मिलेगी, वर्टिकल एंड लैटरल एक्सेलरेशन पीक्स। वर्टिकल एंड लैटरल यानी ऊपर की तरफ जंपिंग में, और लैटरल यानी साइड में स्विंग। वर्टिकल एंड लैटरल एक्सेलरेशन पीक मिलती है एक्सीडिंग द वैल्यू एज बिलो। बिलो का क्या है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, क्लासिफाई कर दिया है रूट्स हैविंग स्पीड 100 अबव 110 kmph। जिन रूट पे स्पीड 110 kmph से ज्यादा है, यानी जाहिर सी बात है ए और बी रूट ही होगा, तो वहां पर 0.15 जी एक्सेलरेशन वैल्यू है, 0.15 जी। इससे ज्यादा जो आपका एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, ओके। दूसरा है अदर रूट्स, यानी जहाँ पे स्पीड अप टू 110 kmph है वहां पे ग्रेटर देन 0.2 जी, यानी कि ए और बी रूट पे 0.15 जी से ज्यादा एक्सेलरेशन हुआ तो वहां पे ट्रैक का डिफेक्ट माना जाए। जितना ज्यादा वैल्यू होगा 0.15 से उतना ट्रैक डिफेक्टिव है। और अदर रूट जहाँ है वहां पर 0.2 जी से ज्यादा हुआ तब हम उसे डिफेक्टिव मानते हैं। आ जाते हैं पैरा 516 में, जो हमारी ट्रैक क्वालिटी को क्लासिफाई करता है। बेस्ड ऑन ट्रैक क्वालिटी के क्लासिफिकेशन कैसा होता है ये देख लीजिए। फॉर जजिंग द ट्रैक क्वालिटी द फॉलोइंग क्राइटेरिया शुड बी यूज्ड। इसमें क्या करते हैं, एवरेज टोटल नंबर ऑफ पीक्स पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर में टोटल कितने पीक आए, यहाँ पे एवरेज इसका निकाला जाता है। टू क्लासिफाई अ कंटिन्यूअस सेक्शन फॉर ट्रैक क्वालिटी, मतलब किसी एसएससी पीवे इंचार्ज का जो जुरिसडिक्शन होगा उसका रेटिंग करना है अगर, तो वो होगा ट्रैक क्वालिटी के आधार पर।
तो क्या है, सेक्शंस विद स्पीड अबव 110 kmph, 110 kmph से ज्यादा का अगर सेक्शन है तब, तो ये वैल्यू जितनी कम होगी उतना अच्छा है। ठीक है, लेस देन 1 यानी ट्रैक क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू कम आई, 1 आई या 1 से कम है, तो उसे हम बोलेंगे कि वेरी गुड। 1 से 2 के बीच में है तो उसे हम बोलेंगे गुड, और 2 से ज्यादा अगर आपको पीक्स मिल रही है एवरेज में तो इसे हम कहेंगे कि एवरेज है। तो यहाँ पे सिंपली क्या है, एक ट्रैक किलोमीटर के अंदर टोटल नंबर ऑफ पीक्स कैलकुलेट करना है, उनके आधार पर यहाँ पर क्लासिफिकेशन। इसी तरीके से अदर रूट्स, यानी जहां पर स्पीड अप टू 110 kmph, 110 110 से कम, वहां पर लेस देन 1.5 विल बी कंसिडर्ड वन वेरी गुड, 1.5 से 3 के बीच में तो गुड, और 3 से ज्यादा है तो एवरेज ट्रैक हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों हमारे ओएमएस के बारे में, ऑसिलेशन मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में। अब हम जो अगला पढ़ रहे हैं पैरा 517, इसके बारे में जरा आज हम देख लेते हैं। दिस इज रिलेटेड टू ऑसिलोग्राफ कार, दिस इज रिलेटेड टू ऑसिलोग्राफ कार। पैरा 517 में आपको ये चीज मिल जाएगी। सबसे पहले थोड़ा सा इसके अंदर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन शॉर्टकट में उस ऑसिलोग्राफ कार के बारे में बताया। क्या बताया, ऑसिलोग्राफ कार्स मॉनिटर राइडिंग क्वालिटी ऑफ ट्रैक एट मैक्सिमम सैंक्शन स्पीड ऑफ द सेक्शन। यानी ऑसिलोग्राफ क्या करता है, राइडिंग क्वालिटी ऑफ ट्रैक, ट्रैक की राइडिंग क्वालिटी को मॉनिटर करता है, और क्या स्पीड पे, एट मैक्सिमम सैंक्शन स्पीड ऑफ द सेक्शन, सेक्शन का जो मैक्सिमम सैंक्शन स्पीड होगा उस स्पीड पे आपकी ऑसिलोग्राफ कार चलाई जाएगी। ठीक है, with the help of an accelerometer that digitally record the acceleration। इस यानी कि इसके अंदर अगेन यहाँ पर भी एक्सेलेरोमीटर है। एक्सेलेरोमीटर आपने देखा था तो टीआरसी में भी था, ओएमएस में भी था, अब ऑसिलोग्राफ कार में भी है। यानी कि यही एक साधन हमारे पास है जो एक्सेलरेशन, जो वर्टिकल लैटरल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकता है। अगर शॉर्टकट में बोला जाए तो यही कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऑसिलोग्राफ क्या करता है, राइडिंग क्वालिटी ऑफ ट्रैक with the help of maximum run at maximum sanction speed with help of an accelerometer, जो डिजिटली रिकॉर्ड करता है एक्सेलरेशन को। अगेन यहाँ पर भी क्या कर रहा है, वर्टिकल एंड लैटरल एक्सेलरेशन एट द व्हीकल फ्लोर लेवल, वहां को कोच फ्लोर बोला था या व्हीकल फ्लोर लेवल बोला, एक ही बात है, आर रिकॉर्डेड बाय कीपिंग एक्सेलरोमीटर एज क्लोज टू द बोगी पिवट। मैंने आपको कहा ना, बोगी पिवट के जितना नजदीक हो सके उतना नजदीक हम इसे रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसे चलाया जा रहा है मैक्सिमम सैंक्शन स्पीड ऑफ द सेक्शन पे। तो इसके लिए क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी क्या है, नाउ वी आर कमिंग टू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलोग्राफ कार क्या कहता है, रूट्स हैविंग स्पीड अबव 110 kmph एंड अप टू 130 kmph, यानी कि 110 से ज्यादा लेकिन 130 तक जहां पर गाड़ियां चल रही है उन रूट पे 6 महीने में एक बार आपको ऑसिलोग्राफ कार चलानी है। लेकिन जिन सेक्शन में स्पीड 130 से ज्यादा है लेकिन 160 तक है, उसे 4 महीने में एक बार वहां पर ऑसिलोग्राफ कार चलाई जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रीक्वेंसी हो गया, नेक्स्ट हो गया एनालिसिस ऑफ ऑसिलोग्राफ कार्स। एनालिसिस करना है तो वर्टिकल एंड लैटरल एक्सेलरेशन अबव द थ्रेशोल्ड वैल्यू मेंशन हियर अंडर आर सेपरेटली काउंटेड। यानी कि थ्रेशोल्ड वैल्यू एक कुछ दी गई है, उसके बेसिस पे जो है हमें एक्सेलरेशन को कंपेयर करना है। तो क्या है, लोको कैप फ्लोर, अगर लोको है यानी इंजन के अंदर आप लोको कैप फ्लोर में अगर लगाया, वर्टिकल मोड में 0.2 जी फॉर ऑल लोकल, चाहे डीजल हो चाहे इलेक्ट्रिकल। तो ये हो गया एक आपका वर्टिकल मोड के लिए। दूसरा हो गया हमारा लैटरल मोड, दैट इज इन सस्पेंशन। तो 0.2 जी फॉर डीजल एंड इलेक्ट्रिक लोकोज विद डबल स्टेज सस्पेंशन। छोड़ो, उतना डिटेल में हम जाते नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। लैटरल एंड वर्टिकल मोड, सॉरी यहाँ देखिए कैप फ्लोर वाले में ना, लोको कैप में दो चीज दी थी, मैंने जरा गौर नहीं किया। लोको कैप वाले में क्या था, एक होता है वर्टिकल मोड जिसमें
ऑल लोकोस के लिए डीजल इलेक्ट्रिक चाहे कोई 0.2 G की वैल्यू है। इसी तरह लैटरल मोड यानी जो सस्पेंशन है वहां पर 0.2 G फॉर डीजल इलेक्ट्रिक यहाँ पर भी है। लैटरल एंड वर्टिकल मोड में जहां पर ये डबल स्टेज सस्पेंशन के लिए वैल्यू दिया था लैटरल मोड में, लेकिन अगर सिंगल स्टेज सस्पेंशन है तो वहां पे वैल्यू 0.3 G है, उसके ऊपर जाएगा तो प्रॉब्लम है। इसी तरह अगर पैसेंजर ट्रेन है, पैसेंजर कोच हो, तो वर्टिकल लैटरल एक्सेलरेशन एक्सीडिंग 0.15 G हो गई। ठीक है, इसमें और आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिपोर्ट्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है, तो किलोमीटर वाइज एनालिसिस एंड रिजल्ट्स आर गिवन इन एनेक्चर 5/1 अंडर द फॉलोइंग हेड्स। क्या हेड्स है? इसकी वैल्यू क्या बेसिस पे दी गई है? स्टेशन यार्ड्स, अदर देन स्टेशन यार्ड्स, एक्टिव कंटिन्यूअस स्ट्रेचेस, इसके आधार पर ऑसिलोग्राफ कार के वैल्यूज दी गई है। हम जरा इसे देख लेते हैं। एनेक्चर की जो बात हो रही थी, तो यहाँ पे कुछ टिपिकल एग्जांपल दिया हुआ है जिसके बेसिस पे हमको समझ में आ सकता है ऑसिलोग्राफ कार के चलने से रीडिंग्स किस तरीके से आती है, हमको डेटा किस तरीके से रिकॉर्ड करना है। एक मिनट। देखिए दोस्तों, अभी पैरा 518 पर हम आ जाते हैं। पैरा 518 यूज ऑफ ऑसिलोग्राफ कार रिकॉर्डिंग्स के बारे में बात करता है। तो ये जो है इसका पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट, थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशंस एज गिवन इन पैरा 5173, 517 का 3, ये टोटल 517 का 3 है। इसके बारे में क्या कह रहा है कि द ट्रैक शुड बी अटेंडेड टू एट ऑल सच लोकेशन, यानी कि all such locations where pre above threshold values are reported, यानी कि आपको जो वैल्यू यहाँ पे हमने बताया था लोको कैब फ्लोर के लिए, पैसेंजर कोच फ्लोर के लिए जो वैल्यू बताई थी, अगर इनसे ज्यादा वैल्यू आती है सेक्शन में तो उसको हमको क्या करना है? अटेंड करना है। दे हैव टू बी अटेंडेड टू एंश्योर गुड राइडिंग, यानी राइडिंग इंप्रूव करने के लिए हमें क्या करना है? उसे अटेंड करना है। और नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, एफर्ट शुड बी मेड नॉट ओनली टू चेक टू द एक्सटेंट ऑफ डिफेक्ट बट आल्सो टू फाइंड आउट वेदर इट इज अकरिंग इन एन एक्टिव पैच। ठीक है, तो ये ऑसिलोग्राफ कार में स्टेटमेंट्स होते हैं ए बी सी, उसके हिसाब से एज इट में लीड टू एक्सेसिव ऑसिलरेशन। तो ये बात हो गई। देखिए ये पॉइंट का मतलब क्या है, खाली हमें ये नहीं देखना है कि कौन कौन सी जगह, एफर्ट शुड बी मेड नॉट ओनली टू चेक द एक्सटेंट ऑफ डिफेक्ट, कि कितना डिफेक्ट खराबी है, वो जो थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा कितना है, यही नहीं देखना है। साथ में हमको क्या देखना है? बट आल्सो टू फाइंड आउट वेदर इट इज अकरिंग इन एन एक्टिव पैच, यानी लगातार कोई पैच पे तो नहीं आ रहा है, ये हमें देखना है। ठीक है, क्यों? अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? इट में लीड टू एक्सेसिव ऑसिलेशन। अगर लगातार एक्टिव पैच में यानी कंटिन्यूअस पैच में आपको खराबी मिलेगी तो क्या होगा? वहां पर एक्सेसिव ऑसिलेशंस होंगे। तो दोस्तों ये आज के लिए इतना काफी है। अगले वीडियोस में हम जो है ट्रैक टॉलरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।